तो स्टार्टअप चैंपियन से सीखो। नमस्कार, घड़ी में बज गए हैं 5 और हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। आज बात तिहाड़ से हो रहे खुलासे दर खुलासे की। दिल्ली के तिहाड़ जेल में केजरीवाल सरकार के मंत्री के मसाज पर आज फिर एक बड़ा खुलासा। दरअसल में आज एक ट्वीट सामने आया, जानकारियां सामने आई जिसमें दावा किया गया कि जेल के अंदर दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की मसाज करने वाला फिजियोथेरेपिस्ट नहीं, एक कैदी है, आरोपी है। दावे के मुताबिक मंत्री की मालिश और चंपी करने वाले का नाम रिंकू है। उस पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप है और उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के अलावा आईपीसी की कई धाराओं में एफआईआर दर्ज है। तो आज दिन भर इस पूरे मामले में सुर्खियां बनती रही, भाजपा आरोप दर आरोप लगाती रही और इसका जवाब भी आम आदमी पार्टी ने दिया है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन पर निशाना साधते हुए कहा कि देश उनसे शर्मसार है। उन्होंने कहा कि जेल के अंदर एक अपराधी को जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो कानून के खिलाफ है। इस कृत्य पर देश की जनता आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से जवाब मांगती है। जेल के अंदर एक अभियुक्त के साथ 4 लोग क्या कर रहे हैं? मसाज चंपी क्यों चल रहा है? क्यों उन्होंने कैदी के कपड़े नहीं पहने हैं? क्यों मिनरल वाटर, टीवी और एसी की सुविधा वहां है? इसका कोई उत्तर उस दिन नहीं मिला था। यह दिखाता है आज अराजक अपराधी पार्टी किस तरह से कानून का उल्लंघन करके बड़ी बेशर्मी से एक ऐसे कृत्य को जो सबको शर्मसार करता है सही बता देती है। तो वहीं बीजेपी का यह भी कहना है कि केजरीवाल को जवाब देना चाहिए, उन्होंने इसका बचाव क्यों किया और फिजियोथेरेपिस्ट का अपमान क्यों किया। अरविंद केजरीवाल फिजियोथेरेपिस्ट बता रहे थे, जिसे मनीष सिसोदिया फिजियोथेरेपिस्ट बता रहे थे, वो दरअसल रेपिस्ट है, बच्चों का रेपिस्ट। उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा है, 376 आईपीसी की लगी है और ऐसे व्यक्ति को फिजियोथेरेपिस्ट बता रहे थे। इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी ने पहले ही बताया था कि जो मसाज और मालिश की जा रही थी, हेड पर मसाज ऑयल के साथ, पैर पर मसाज तेल के साथ, वो फिजियोथेरेपी नहीं थी, उसके लिए क्वालिफाइड लोग लगते हैं। ये कोई क्वालिफाइड व्यक्ति नहीं था और अब तो पता चल रहा है कि एक रेपिस्ट मालिश दे रहा था। कांग्रेस ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है, आइए सुनते हैं। सवाल इस बात का कि एक बलात्कारी से आप ये सब करा रहे हैं, इसका मतलब है कि जेल के अधिकारियों के दबाव में ये सब कुछ हो रहा है। जेल के उन अधिकारियों को गिरफ्तार करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि किसके कहने से, किसके दबाव में उन्होंने ये बात कही है और उस बलात्कारी पे दबाव डाला है। वहीं आम आदमी पार्टी का क्या कहना है? तो इस पूरे सत्येंद्र जैन मसाज वाले मामले में गोपाल राय ने आज बात कही। उन्होंने भाजपा पर बदनाम करने का आरोप लगाया और यह भी कहा कि चुनावों में जनता उनका ट्रीटमेंट करेगी। भाजपा कह रही है कि देखो 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 तिहाड़ जेल में क्या हो रहा। अरे तिहाड़ जेल में हो रहा है उसको भी देखेंगे, स्टिंग ऑपरेशन भी देखेंगे, सारा चीज देखेंगे, लेकिन 15 साल का हिसाब लेंगे। 4 तारीख को हिसाब किताब होगा भारतीय जनता पार्टी को। तो कई बड़े सवाल, कई बड़े गंभीर सवाल, पूरी राजनीतिक शुचिता को लेकर सवाल, और सवाल यह भी कि जेल में जो सुविधाएं किस तरह से मिलनी चाहिए, जो पहले दावे किए गए फिजियोथेरेपिस्ट को लेकर और अब क्या सच्चाइयां सामने आ रही हैं, किस तरह के अधिकार हैं और क्या इसके राजनीतिक मायने हैं, इस पे भी बात होगी। क्योंकि हम जानते हैं दिल्ली में एमसीडी का चुनाव होने जा रहा है।
क्या ये पूरी पॉलिटिक्स उससे जुड़ी है? क्या ये पूरे आरोप उससे जुड़े हैं, या फिर गंभीर सवाल यहां उठते हैं? इन सवालों पे हम बात करेंगे। तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़ने जा रहे हैं। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। 10 लाख लोगों को रोजगार देने की दिशा में एक और बड़ा कदम। पीएम मोदी ने रोजगार मेले के तहत 71,000 नए नियुक्ति पत्र दिए। देश के 45 जगहों पर आयोजित किए गए रोजगार शिविर। रोजगार सृजन पर मोदी सरकार की प्रतिबद्धता पर विशेष चर्चा। गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचार में जुटे हैं दिग्गज नेता। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का नया आरोप, कहा सत्येंद्र जैन ने रेपिस्ट से कराई फिजियोथेरेपी। भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में राजनाथ सिंह। होंगे इफ्फी के तीसरे दिन के रंग। फीफा फुटबॉल विश्व कप की भी होंगी झलकियां। होंगी देश दुनिया और खेल की बाकी खबरें। देखिए न्यूज नाइट मेरे साथ रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। एक बार फिर से आपका स्वागत 5 की पंचायत में। और आज हम बात कर रहे हैं तिहाड़ जेल से जो खुलासे दर खुलासे हो रहे हैं। और नया खुलासा यह कहता है कि किस तरह से जो सत्येंद्र जैन के पूरे मामले में जो बात कही गई थी कि फिजियोथेरेपिस्ट ने उनकी फिजियोथेरेपी की, मसाज किया, उसकी अब बात सामने आ रही है कि वो एक आरोपी है, उस पे नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जो इस समय स्टूडियो में जुड़ गए हैं यासिर जिलानी साहब हैं, भाजपा के प्रवक्ता। हमारे साथ रोशन गौर साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। और हमारे साथ ऋतु चौधरी जी जुड़ गई हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। और हम उम्मीद कर रहे हैं जल्दी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता रविंद्र कोचर साहब भी जुड़ेंगे। फिलहाल हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं और मैं यासिर साहब आपसे ये जानना चाहूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और तमाम जो बड़े नाम हैं बीजेपी के प्रवक्ता की सूची में, वो इस पूरे मामले को लेकर सामने आते हैं और अपनी बात सामने रखते हैं और गंभीर आरोप लगाते हैं। एमसीडी चुनाव का भी पूरा वक्त चल रहा है, क्यों आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है? देखिए, ये मुद्दा इसलिए बहुत बड़ा है कि आम आदमी पार्टी का जो चरित्र रहा है हमेशा से, किसी भी मुद्दे को टच करना, कंक्लूजन तक नहीं पहुंचना, फाइनल रिजल्ट कभी नहीं देना, जनता के साथ धोखा, झूठ, सुबह झूठ, शाम झूठ, सरेआम झूठ, ये है आम आदमी पार्टी का चरित्र। अब बताइए, सारी चीज़ें इस वक्त सामने हैं, सब दिल्ली की जनता देख रही है। सुकेश प्रकरण से लेके सत्येंद्र जैन के मसाज तक के मामले में जब हम भारतीय जनता पार्टी के लोग सवाल करते हैं तो मनीष सिसोदिया सरीखे नेता आके क्या कहते हैं कि उन्हें तो इलाज दिया जा रहा है। आप एक अपराधी जो रेपिस्ट है, जो जिसके ऊपर संगीन अपराध है, उससे मालिश कराते हैं और आप कहते हैं कि इनका इलाज चल रहा है। तो ये झूठ कब तक? आपके अंदर राजनीतिक नैतिकता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो ये दिल्ली की जनता के तक पहुंचना इसलिए जरूरी है और भारतीय जनता पार्टी आपसे बार बार डिमांड कर रही है कि आपके अंदर अरविंद केजरीवाल साहब, अगर नैतिकता बची है तो आप सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करिए। बताइए, इतने बड़े बड़े इल्जाम, और आप देख रहे हैं किस तरीके से ये इलाज का तरीका है। एक तरफ रिमोट है, दूसरी तरफ आप देखिए मिनरल वाटर रखा हुआ है, और मुझे तो उसके एसी के तार भी दिखाई दे रहे हैं आप ही के वीडियो में। लेकिन इन लोगों ने सारी राजनीतिक हद को पार कर दिया है। जो इनके अंदर ये क्या कहते थे, क्यों इनसे सवाल किया जा रहा है? लेकिन ये कहते थे हाँ। कि हम राजनीति बदलने आए हैं, हम सुरक्षा नहीं लेंगे। अब हम सबको मालूम है 3-3 लेयर की सुरक्षा है। ठीक है। इन्होंने कहा था हम घर नहीं लेंगे, आज उनके महल में 20 करोड़ के लागत का तो तरणताल बना हुआ है। कि आपत्ति किससे है? आपको मसाज हो रहा है उससे, जेल में सुविधाएं मिल रही हैं उससे, जो मसाज कर रहा है वो एक आरोपी है उससे। और अगर ये तमाम आरोप हैं, आपत्तियां इस पे हैं,
किस कानून का उल्लंघन हो रहा है और कैसे ये सुविधाएं उनको मिल रही हैं, ये तो बहुत बड़े सवाल जेल प्रशासन पर भी। तो जेल तो पूरी की पूरी आपको मालूम है कि जेल किसके अंडर आती है। जेल का जो खुद मालिक है, आज वो मुजरिम बन के वहाँ पे खुद सारा सिस्टम है। इसीलिए तो हम लोगों ने बार बार पूछा है कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, वही दिख रहा है। आप बताइए कि आप आज दिल्ली की जनता सवाल पूछ रही है इनसे कि हमने हमारे टैक्स के पैसे से आप ऐश कर रहे हैं। आपके मंत्री पिछले 5 महीने से उगाही और वसूली का काम जेल से कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की राजनीति नैतिकता में बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ अलग चीज कही थी और आज अलग हो रही है। आज डेली इनका कोई ना कोई स्टिंग आता है। भ्रष्टाचार में इनका कोई ऐसा पहले से ये भारतीय जनता पार्टी इनसे सवाल और आंदोलन तक किया है। आपको मालूम है कि शराब घोटाला हो, चाहे वो हमारे यहाँ हमें एमसीडी को पैसा नहीं दे रहे थे, तब भी हमने इनसे सवाल किया, लेकिन ये जवाब नहीं देते। मैंने पहला वक्तव्य क्या कहा, ये मुद्दे उठाते, मुद्दे को ये बोलते, झूठ बोल के निकल जाते हैं, कंक्लूजन और ये है भारत, ये है आम आदमी पार्टी का चरित्र। हमारे साथ आम आदमी पार्टी नेता रविंद्र कोचर जी जुड़ गए। रविंद्र जी, स्वागत आपका। ये बताएं, कई आरोप लगा रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि राजनीतिक शुचिता, राजनीतिक नैतिकता की बात है और जो बात आप कहते थे, जो राजनीतिक में पवित्रता की बात करते थे, उसके बिल्कुल उलट है। देखिए सर, एक झूठे केस में सुंदर जैन जी को फंसाना और अरविंद केजरीवाल बार बार ये कह रहे हैं कि भाई आप ये सिद्ध करो कि आरोप क्या है। आरोप भी बिल्कुल सिद्ध नहीं कर पा रहे। ईडी ने मनीष सिसोदिया जी को ले लो और सुंदर जैन जी को ले लो, कई छापे मारे, लेकिन उसके बावजूद आज तक एक एविडेंस नहीं जुटा पाए इनके खिलाफ। और उसके बाद अगर किसी बीमार व्यक्ति को, रविंद्र जी, जो आज का मुद्दा है उस पर आप पहले बोल लें। हाँ बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? आज जो मुद्दा सामने आया है कि जो जेल में मसाज करने का वीडियो लीक हुआ, सामने आया, वो जो व्यक्ति है, पहले उसे फिजियोथेरेपिस्ट बताया जाता है, बाद में ये पता चल रहा है कि वो एक आरोपी है। अगर कोई बीमार व्यक्ति है और जिसको कोर्ट के आदेश से अगर कुछ फिजियोथेरेपी कराने को बोला है, और आज तक जेल में, आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि किसी व्यक्ति का फुटेज बाहर आया हो। सुंदर जैन जी मसाज करा रहे हैं, फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, वो अपराधी से करा रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, वो अपराधी है, पॉक्सो एक्ट लगे हुए हैं उसके ऊपर, रेपिस्ट है वो। क्या आप किस तरह की बातें कर रहे हैं रविंद्र जी? आप मुझे लगता है आप खुद सवाल बन जाएंगे। वो रेपिस्ट है जिस बंदे से वो इलाज करा रहे हैं, ये है फिजियोथेरेपी विद परमिशन ऑफ हाई कोर्ट के बाद। अरे आप हाई कोर्ट की बात मत करिए ना, आप सारे लॉ को तो आपने धत्ता बना दिया, आपने उसको ऊपर कहीं रख दिया है, सबको आप तार तार कर रहे हैं। आपने जो बात कही थी कि राजनीति आप बदलने आए हैं, वो तो बदल नहीं पाए, लेकिन आपने उस सारी राजनीति को गंदी कर दी। आज आपकी भ्रष्टाचार में पराकाष्ठा है। आज आपका कोई ऐसा आदमी, आपकी जो एक पीएससी कमेटी है, उसका काम ही उगाही और वसूली का है। रविंद्र जी, जनता को स्कीमें दे रहे हैं, वो ही कांग्रेस कर रही है, वो ही बीजेपी कर रही है। बीजेपी राजनीति तो हमने बदल दी, कोई दो राय नहीं है। ठीक है, राजनीति तो आम आदमी पार्टी ने बदल के रख दी है। कहां बदल के रख दी है? वो रेपिस्ट से आप मसाज करा रहे हैं। रविंद्र जी, रेपिस्ट से मसाज करा के राजनीति बदल गए क्या? रविंद्र जी, एक सीधा सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि ये जो वीडियो सामने आ रहे हैं, ये जो सारे आरोप लग रहे हैं, आपको लगता है कि ये जो मर्यादा, एक जो राजनीति की जो हाई स्टैंडर्ड आम आदमी पार्टी तय करने की बात करती थी, उस पर चलने की बात करती थी, कहीं ना कहीं उसको धक्का लग रहा है? और सवाल तो जेल में जो हो रहा है उस पर बड़े सवाल है, क्या आपको लगता है? देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि जेल की मर्यादा टूटी है और वीडियो पास होना है और जैन साहब अपनी मसाज करा रहे हैं, लेकिन ये कोर्ट के आदेश से हुआ है। कोर्ट के आदेश से एक बीमार व्यक्ति को उपचार लेने की छूट है। जेल में अगर कोई व्यक्ति उपचार कर रहा है तो विल ग्रांटेड परमिशन ऑफ कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? हालांकि जो फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन है, उन्होंने ये बात कही है कि ये उनकी थेरेपी का हिस्सा नहीं है, इस तरह की थेरेपी। ठीक है, हम जरा जी वीडियो लिंक हुआ क्या?
ठीक है, हम जरा कांग्रेस के प्रवक्ता रितु जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रितु जी, क्या आप कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि एक तरह से एमसीडी चुनावों की पूरी जो दौड़ है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस कहीं पीछे दिख रही है? एक मौका मिला है आपको इस तरह से मुद्दा लेकर आम आदमी पार्टी पे हमला करने का निश्चित तौर पर? देखिए, हम पीछे जरूर हैं। हाँ, बोले आप। देखिए दास साहब, हम पीछे जरूर हैं, लेकिन हम पीछे किस चीज के मामले में हैं? हम पीछे इन चीजों के मामले में हैं कि हम इनके लेवल तक नहीं गिर सकते। हम इस चीज में जरूर पीछे हैं। और देखिए, बाप दे नहीं रहा और बेटा सवार नहीं हो गया। कुछ तकनीकी खामी आ रही है, बार बार संपर्क। हाँ जी, बोले 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 रितु जी। बाप, मुझे लगता है कुछ तकनीकी समस्या है। रोशन, जब तक इसको ठीक करते हैं। हाँ जी, बोले। हाँ, मैं यासिर से पूछना चाहूंगी कि ये इतनी जो अभी बात की जा रही थी, आप तो जो पॉक्सो एक्ट के जो अपराधी है उनको टिकट दे रहे हो, और जो आप पार्टी है वो बच्चों के रेपिस्ट से जो है मसाज करा रहे हैं। ये राजनीति को किस लेवल पर ले जाया जा रहा है दोनों पार्टियों के द्वारा? ये हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है, हर भारतवासी के लिए शर्मिंदगी की बात है कि इस प्रकार के लोग जो है राजनीति में है। जिन किसका संदर्भ आप दे रही है कि भाजपा जो पॉक्सो के जो आरोपी हैं उनको टिकट दे रहे हैं? आप जरा संदर्भ बता दें तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। जी, अभी संदर्भ है कि उपचुनाव अभी है, वहां पे इन्होंने टिकट दिया है। उसका की बात कर रहे हैं। कहाँ अभी कांग्रेस ना 3 में है ना 13 में। मैं आपसे पूछ लूं, एमसीडी चुनाव में कांग्रेस के कितने कैंडिडेट का नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ है रितु जी, मालूम है आपको? आपको मालूम है कांग्रेस के कितने कैंडिडेट का नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ है? कांग्रेस के कितने कैंडिडेट का नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ? आप ही के पार्टी का सवाल पूछ रहा हूँ। आप जी रितु जी, जल्दी अपना सवाल जवाब पूरा करें। आपको मालूम, ओम प्रकाश जी, ये इन लोगों का इनका चरित्र ये है कि सिर्फ आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप अपने संगठन पे ध्यान दीजिए, संगठन को बड़ा करिए, खड़ा करिए, संगठन बड़ा करिए, खड़ा करिए। आपकी ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, इससे आपका संगठन न खड़ा होगा न बड़ा होगा। चुनाव पे वापस आते हैं। एमसीडी मुद्दा एमसीडी का है। एमसीडी का मुद्दा है। आपको ये भी नहीं मालूम है कि आपके कितने कैंडिडेट? यासिर जी, मैं सीधा सवाल कर लूं। रितु जी, आप बात कर रहे हैं, थोड़ा अवेयर रहिए राहुल गांधी की तरह। आप भी रितु जी, मुझे एक का जवाब दें आप। ठीक है रितु जी, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। आप प्लीज मुझे बोलने दीजिए जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, आप सीधा मुझे जवाब दें। ये बताएं कि आपको लगता है कि ये जो आप मुद्दा उठा रही हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक नैतिकता के हवाले से यह बात आप कह रही हैं, आपको लगता है एमसीडी चुनाव में इसका असर होगा? कांग्रेस क्या ये मानती है, जिस तरह के कांग्रेस पार्टी से बयान आए हैं, इस तरह से अलका लांबा उन्होंने ही बयान दिया है, इसका लाभ आपको मिलेगा? एक मुद्दा आपके हाथ लगा। जी जी, मैं आपको बता रही हूँ, हम जा रहे हैं, हम मार्च में जा रहे हैं, वहां पे लोग लोगों ने ये राजनीति नहीं चाही थी जो ये देने चले हैं। उन्होंने ये नहीं चाहा था कि आप 4 सीटों से जो है मसाज कराएंगे और आपके मंत्री जेल में चले जाएंगे, आप उनको बर्खास्त नहीं करेंगे, मारे कि वो आपकी पोल खोल देंगे। आप जो है राजेंद्र पाल गौतम को जो है बर्खास्त करते हो, लेकिन सत्येंद्र जैन को नहीं करते हो। आप मनीष सिसोदिया को नहीं करते हो। अब ये किस लेवल की राजनीति जा रही है, ये समझ से बाहर है। ये राजनीति का स्तर बहुत गिर चुका है। अब ये बताइए कि जो बच्चे का रेपिस्ट है, आप उससे मसाज करा रहे हैं। चलिए ठीक है, आपने दिल्ली में मसाज पार्लर खोल दिए। पहले आपने दिल्ली को शराब में डुबो दिया। बिल्कुल रितु जी, हम वापस आपके पास आएंगे। जी ठीक है, रोशन जी, मुझे आप ये बताएं, तो आप खोल नहीं पाए। हम आपके पास दोबारा आएंगे रितु जी। खोल नहीं पाए, लेकिन आपने शराब की दुकानें खोल दी। ठीक है, तो आप मसाज पार्लर भी खोल दीजिए। ठीक है, हम इस मुद्दे पे दोबारा आएंगे, आपके पास दोबारा आएंगे सवालों के साथ। रोशन जी, मैं ये समझना चाहता हूं, जिस तरह के बड़े गंभीर आरोप बीजेपी ने लगाए हैं और उसके तो हम फुटेज भी देख रहे हैं और तथ्य सामने आए हैं, आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि सीधे तौर पे बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है, इसलिए इस तरह के मुद्दे बार बार उठाए जा रहे हैं, सामने लाए जा रहे हैं। देखिए, एमसीडी का चुनाव है और चुनाव में मुद्दे होते हैं, मुद्दे बनाए जाते हैं।
लेकिन ये जो जेल का वीडियो आया है, इसमें आज जब कोर्ट में इस बारे में पूछा गया ईडी से कि ये फुटेज कैसे बाहर आई है, लीक कैसे हुई है, तो ईडी ने कहा कि इसका हमसे कोई मतलब नहीं, ये जेल प्रशासन का मामला है। और जेल प्रशासन दिल्ली सरकार के अधीन में है और जो सत्येंद्र जैन है वो खुद जेल मंत्री हैं। तो ये बात है सुचिता की कि आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, आप उसके हेड हैं, उसके बावजूद जो वहाँ पे जो इस व्यक्ति से आप मालिश करा रहे हैं वो ऐसे अपराध में संलिप्त है, उस पर आरोप हैं कि शायद हो सकता है कि वो अपने बचाव में ऐसा कर रहा हो। ये भी हो सकता है कि उसके साथ ऐसी कुछ बात, कुछ लाभ मिल जाए, कुछ लाभ उसको मिल जाए। लेकिन राजनीतिक सुचिता बहुत जरूरी है कि आपको राजनीति में कैसे लोग हैं, कैसे लोगों को आना चाहिए। जो ये चुनाव है, इसलिए चुनाव का मुद्दा बन रहा है कि जो राजनीति में सच्चे लोग हैं, जो राजनीति में साफ सुथरी राजनीति करते हैं, उनको वोट देना चाहिए। इसलिए ये एमसीडी के चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है। और बाकी जैसा भी गुजरात में चुनाव हो रहा है वहां भी इसका असर पड़ रहा है। ठीक है, तो राजनीतिक स्वच्छता का यहाँ पर सवाल है। ठीक है, यासिर जी ये बताएं इस बात में कितना दम है कि आप मुद्दों से भाग रहे हैं, मुद्दा आपके पास नहीं, इसीलिए इस तरह के मुद्दे क्रिएट किए जा रहे हैं, पैदा किए जा रहे हैं। ओम प्रकाश जी, आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत तार्किक डिबेट करते हैं। मैं आपको डिटेल बिंदुवार तरीके से समझा दूंगा, लेकिन एक सवाल मेरा आम आदमी पार्टी से है। अभी कल एक स्टिंग आया है जो रोहिणी 54 नंबर की जो सीट है उसका स्टिंग हुआ है। उस स्टिंग में मुख्य रूप से जो आदमी है रोहिणी का विधायक कोऑर्डिनेटर और इंचार्ज और गोपाल राय का बड़ा करीबी पुनीत गोयल, उनको जिस तरीके से पैसे की लेन देन के बदले टिकट देने की बात वो कबूल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या यही शुचिता रह गई है अरविंद केजरीवाल की राजनीति की? क्या आप राजनीति में तो आम आदमी पार्टी तो कहती है सारे आरोप बेबुनियाद स्टिंग फर्जी हैं। ये इन्होंने क्या कहा था कि हमारे जो ये 70 विधायक हैं ये सबसे दुनिया के, हिंदुस्तान में ही नहीं। चौधरी ऋतु थोड़ी देर रुक जाइए, ऋतु थोड़ी देर रुक जाइए, आप अपनी बात कहिएगा। हम आपके पास आएंगे, यासिर जी से हम जवाब ले लें, उसके बाद ऋतु जी आपके पास आएंगे। नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। अच्छा ठीक है, वो सब भारत जोड़ो में चल रहा है, नैतिकता का जो पूरा का पूरा नैतिकता की प्रकाष्ठा वही चल रही है। अब सुन लीजिए, देखिए ये जो शुचिता की बात हो रही है बार बार, वो इसलिए कि इन्होंने 70 उम्मीदवार पिछली बार दिए थे, कहा था दुनिया, हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के सबसे ईमानदार लोग। आप एक से एक कलाकार उसमें निकल के आए। जितेंद्र तोमर का हमने केस देखा, हमने संदीप को किस तरह से यौन शोषण में फंसते हुए देखा, फर्जी डिग्री में जितेंद्र तोमर को देखा, हमने अपने संगम विहार के एमएलए को छेड़ने के केस में ओखला के एमएलए अमानतुल्लाह को जेल जाते हुए देखा, और ऐसे लगातार। अब आपको मैं बताता हूं, जो हम पॉजिटिव राजनीति की बात कर रहे हैं, जो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने दिल्ली के लिए क्या किया है। दिल्ली के दिलवालों के दिल में एमसीडी बसती है ओम प्रकाश जी, और हमने पिछले 15 साल से, 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं, पिछले जल्दी से पूरा 15 साल से हमने 15,000 से ज्यादा पार्कों का, जल्दी से ये सवाल पूरा कर लें यासिर जी, उसके बाद मैं आपके पास भी आऊंगा और उसके बाद ऋतु जी आपके पास भी। जल्दी से पूरा करें। देखिए पिछले 15 सालों में 15,000 से ज्यादा पार्कों का जीर्णोद्धार, जिसको हमने सजाया सवारा। आज दिल्ली के बुजुर्ग और बच्चों की सबसे पहली पसंद होती है पार्क, वो सुबह उठ के पार्क जाते हैं, ये एमसीडी ने किया है। वहां ओपन जिम खोला है, वो एमसीडी ने खोला है। हमने जब विषम परिस्थिति कोरोना काल थी, उस वक्त एमसीडी ने 9 अस्पताल बनाए और 9 अस्पताल से जन सेवा किया गया। एमसीडी संचालित कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल हिंदुस्तान में ही नहीं, एशिया में सबसे शानदार कार्य करने के लिए जानी जाती है। ये एमसीडी ने किया। हाइलाइट्स हमने एमसीडी ने लगाया। यहाँ पे सुरक्षा की बार बार ये बात करते हैं, हमने उस अंधेरे स्पॉट को फाइंड आउट किया और एमसीडी ने बड़ी बड़ी लाइटें लगा के वहां रविंदर जी मैं आ रहा हूं आपके पास। सुरक्षा का घेरा चक्र बनाया। आपके पास दोबारा आऊंगा। सीटें एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी को जी रविंदर जी आप जवाब दें। इन्होंने तो पूरी एक तरह से उपलब्धियां गिनाई हैं, और जबकि आपका यही कहना है कि एमसीडी के जुड़े जवाब हैं वो भाजपा नहीं दे पा रही, इसीलिए सब मुद्दे उठ रहे हैं। क्या कहेंगे? दिल्ली में कूड़ा, जी मैं आपके पास आऊंगा। तीन कूड़े के पहाड़, जबकि दिल्ली राजधानी है क्षेत्र की, देश की एंट्री और एग्जिट साफ सुथरी होनी चाहिए। कोई विदेशी आता है, कोई टूरिस्ट आता है, तो उसको लगना चाहिए कि दिल्ली में एंट्री करते हुए, दिल्ली में आते हुए साफ सुथरा
वातावरण दिखाई देना चाहिए। बीजेपी ने केवल 15 साल में 3 ऊंचे पहाड़ बनाए हैं कूड़े के, और एंट्री और एग्जिट को दूषित कर दिया है, वातावरण दूषित कर दिया है, बीमारी फैल रही है। उसके अलावा लेंटरों से पैसे खाए हैं बीजेपी ने जाकर। कल आप नहीं, लेकिन जो आरोप आप आरोप का जवाब आरोप से दे रहे हैं रविंदर जी, आप आरोप का जवाब आरोप से दे रहे हैं। बात यह है कि आपका नारा यह है एमसीडी में कि हमने काम किया है, काम करके दिखाएंगे, और उस पर भी तमाम तरह के सवाल है। लेकिन जो मंत्री जो आप कट्टर ईमानदार की बात करते थे, कट्टर ईमानदारी की बात करते थे, सारे सवाल उससे ही जुड़े हैं। जो कूड़े के पहाड़ बनाए उनको साफ करेंगे, दिल्ली के पार्क साफ करेंगे, दिल्ली की रोड सही करेंगे, दिल्ली की नालियां सही करेंगे। दिल्ली में जो पिछले 15 साल में बीजेपी ने और बीजेपी शासित एमसीडी ने जो नरक मचा रखा है, उसको दूर करेगा, प्रयास करेंगे अगर हमारी सरकार आती है तो। नहीं, लेकिन सवाल तो रविंदर जी ये है कि जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, जिस तरह की चीजें सामने आई, आप साफ सुथरी राजनीति की बात करते थे, है ना, अब तमाम विधायकों की ईमानदारी की बात, कट्टर ईमानदारी की बात करते थे, लेकिन जो जेल से फुटेज सामने आ रहे हैं, जो अलग अलग स्टिंग ऑपरेशन में टिकट के बदले पैसे की बात हो रही है, इस पे क्या आप जवाब देंगे? देखिए, जो स्टिंग ऑपरेशन आ रहे हैं, जो स्टिंग को आया है, तो मैं तो स्वयं जेल प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, जो स्टिंग किया है, जो मालिश वाली या मसाज वाली फोटो आ रही है, तो ये लीक कैसे हुआ, ये बात कैसे हुई? देखिए, अगर कोई और ये सवाल कोर्ट में भी ये पहुंचा है, ये सवाल जैसा कि अभी बताया गया। लेकिन रविंदर जी, बात यही है कि जेल प्रशासन किसके अंदर है? अगर फुटेज वहां से बाहर आ रही है तो किसकी गलती है, किसकी लापरवाही है, जानबूझकर ये किया गया? जेल प्रशासन दिल्ली सरकार के अंदर है। हाँ, तो फिर दिल्ली सरकार के अंदर है, लेकिन फुटेज जो बाहर आ रही है तो वो जेल प्रशासन है ना, प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनको निलंबित करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, आज तक कभी ऐसा हुआ? ऋतु जी से मैं पूछ लूं पहले। ऋतु जी, ये बताएं कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एक तरह से सवालों के जवाब नहीं दे पा रही है फिलहाल, तो आपको लगता है कि ये कांग्रेस के लिए एक मौका है, और कांग्रेस कैसे इस पूरे सवाल को आगे ले जाएगी, क्योंकि एमसीडी पे काफी कुछ दांव पे लगा हुआ है? देखिए ओपी जी, हमने जो है दिल्ली बनाई, आप दिल्ली की कोई भी डेवलपमेंट देख लीजिए, पहले जो है जो गाड़ियां चलती थी ना, वो तीसरे और चौथे गियर में चलती थी दिल्ली में, आज पहले और दूसरे गियर में आ गई है। ये केजरीवाल जी ने दिल्ली को जो है तोहफा दिया है। पहले जो है कभी पानी की किल्लत नहीं हुई, आप सीधे टूटी से पानी पी सकते थे। आज जो है पानी इतना ज्यादा विषैला हो गया है, इन्होंने सीवरेज और पीने का पानी मिला दिया है। आप दिल्ली के किसी भी बाशिंदे से पूछ लीजिए, वो आपको इस चीज को कंफर्म कर देगा। आईसीयू हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं। दूसरी बात ये है कि दिल्ली के मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि इनसे कुछ काम हुआ नहीं। शिक्षा का जो है लेकर आए थे, ये शिक्षा दे नहीं पाए, शिक्षा की जगह इन्होंने शराब दे दी। फिर इन्होंने पॉल्यूशन का मुद्दा उठाया, बार-बार हमें आप आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रही है, अपना कुछ कर नहीं पाए। जब आप तब अच्छा रहेगा बोले, जब अब मैं आपके पास आऊंगा, नहीं तो हम कुछ सुन नहीं पाएंगे। एक मिनट दूंगी आपका। दूसरी बात मैं भाजपा की कहूंगी कि 15 साल से भाजपा जो है एमसीडी में है। एमसीडी जो है इन्होंने मोस्ट करप्टेड डिपार्टमेंट इसको बना दिया है। आप एक आदमी अपने घर में कीट रखता है ना, तो इनका पार्षद भाग के वहां पे पहुंच जाता है, जैसे प्रकट हो जाता है कि लाइए पैसा, लेंटर डालेगा तो लाइए पैसा। ये जो है एमसीडी को इन्होंने जो है इतना करप्ट कर दिया, इतना ऐसा कभी था नहीं। लोग एमसीडी के नाम से डरने लगे हैं, घर बनाने से डरने लगे कि इतना तो घर में खर्चा नहीं आएगा बनाने में, इतना कुछ नहीं आएगा जितना भाजपा के इन भूखे पार्षदों को देने में लग गया। यासिर जी, अब आप बताएं कि करप्शन के भी आरोप लग रहे हैं, और एक जो बड़ा सवाल जो भाजपा ने और आपने मिलकर बनाई है। चलिए ठीक है, अब ये जवाब ले लेता हूं ऋतु जी, मैं जवाब ले लेता हूं। कई सारे आरोप रविंदर जी ने भी लगाए। ये बताएं कि क्या ये एमसीडी चुनाव के तहत ये सारे खुलासे हो रहे हैं, जैसा कि आरोप लग रहा है कि वहां असल मुद्दों से बचा जाए? नहीं, देखिए, आपने पूछा कि एमसीडी ने क्या किया।
एमसीडी ने जो किया है मैं फिर से बता दूंगा। मैंने पहले आपने भी पूरी बताया। सूची सामने पहले रख दी, भी लिस्ट बताया। सामने अब रख मेरे दिया, पास और भी वो हमने सूची है, सुन लेकिन लिया। वो रहने दीजिए। अब उसको हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपकी बात मान लेता हूं। इन्होंने कहा, ऋतु चौधरी ने, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, मैं आपके सामने आज कह के जा रहा हूं, फिर डिबेट में आऊंगा, जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके गृह जिले में एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत रही है। ये आप हम चुनावी राजनीति से पहले सुन लीजिए ये इनकी मुद्दों की बात कर लेते हैं। अच्छा, आप इन्होंने एक मुद्दा उठाया कूड़े का। इनकी राजनीति अब कूड़ा हो चुकी है आम आदमी पार्टी की, इसलिए कूड़े की राजनीति करते हैं। 3 पहाड़ की बात बार बार वो कर रहे हैं। आज देखिए, हमारे यशस्वी सांसद हैं गौतम गंभीर जी, उन्होंने काम किया है। 40 मीटर तक कूड़ा जो है वो नीचे हुआ है, लगातार काम चल रहा है। हर शहर में लैंडफिल की समस्या है। ये किसी भी चीज को राजनीति का जब हिस्सा बनाते हैं, रिसर्च नहीं करते। रिसर्च अगर ये करते तो ये हर बारी कंक्लूजन तक पहुंचते। ये कंक्लूजन तक पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि इनके पास रिसर्च नहीं है, और ये किसी भी मुद्दे को बीच में छोड़ के भागते हैं। आपको मैं बताऊं, मैं तो उन लोगों को नमन करता हूं जो सफाई कर्मी ये जब सोए रहते हैं अरविंद केजरीवाल, तो इनके घर को साफ करके इनके घर का कूड़ा निकाल के वो ले जाके कहीं रखता है, कहीं डालता है, डंप करता है। ये उन्हें नमन नहीं कर रहे हुए, ये उनके काम पे सवाल उठा रहे हैं, और उन्होंने इनको उनकी तनख्वाहें भी रोकी हैं। ये आम आदमी पार्टी के कारनामे रहे, जो भारतीय जनता पार्टी 250 वार्ड में जाके लोगों को घर घर नॉक करके बता रही है। और हमें स्वस्थ है भारतीय जनता पार्टी, हमें यकीन है पिछले कामों से, जो काम हमने किया है उस आधार पे भारतीय जनता पार्टी चौथी बार एक साथ हम बोलेंगे तो हम कुछ नहीं सुन पाएंगे। सरकार बनाने जा रही है। ऋतु जी, मैं आपके पास आऊंगा और बारी बारी से तमाम सवालों के जवाब मैं ले भी रहा हूं। मेरा दावा है आने वाले 7 तारीख को, ठीक है, 7 तारीख को तो चुनाव के बाद जो होगा, लेकिन जो गंभीर मुद्दे आ रहे हैं सामने, उस पे चिंतन मनन और क्या संदेश है, इस पे बात करना बेहद जरूरी है। रोशन जी, अब मुझे आप ये बताएं कि हम देख रहे हैं कि मोटे तौर पे यही कि आरोपों का जवाब आरोपों से दिया जा रहा है। क्या आपको लगता है दिल्ली की जनता कैसे इस पे सोच रही होगी, कैसे प्रतिक्रिया देगी? क्योंकि तमाम राजनीतिक दल ये कह रहे कि 7 तारीख को तो पता चल जाएगा। देखिए, दिल्ली की जो जनता है वो, उसमें जो एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच में झगड़ा है, मुझे लगता है कि उससे बहुत परेशान है, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से पैसा रिलीज नहीं हुआ, एमसीडी वालों को तनख्वाह नहीं मिली, और उसके कारण कभी कभी तो ऐसा हुआ कि दिल्ली जो एमसीडी के सफाई कर्मचारी थे उन्होंने कूड़ा सड़कों पर फेंका। हमने कई बार देखा ऐसा। और जो दूसरी बात आती है कि कूड़े का जो ढेर है वो बीजेपी वालों ने खड़ा किया। देखिए, वो जो कूड़े का ढेर है वो दिल्ली वालों के कारण है। दिल्ली में प्रतिदिन करीबन 11 मीट्रिक टन कूड़ा निकलता है। उस कूड़े को ठिकाने लगाने के लिए कई सालों से हम भी सुन रहे हैं, हम भी कि जो शहरी ठोस कूड़ा है उसकी जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी सबकी है, सामूहिक जिम्मेदारी है, वो उसमें एक की जिम्मेदारी नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके लिए आपको लैंडफिल चाहिए, आपको जमीन चाहिए, और जमीन आपके पास केवल 3 जगह आपने बनाए हुए हैं, उसके लिए जमीन भेजी जा रही है। तो उसमें कूड़े के ढक्कन की एमसीडी है, लेकिन इसको केवल एमसीडी को और राजनीति के तौर पर मौका मिलेगा जवाब देने का। दिल्ली के कूड़े को ठिकाने लगाने के लिए राजनीतिक के तौर पर नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि वो कूड़ा दिल्ली वालों का है, और उसको जो कूड़े का इंतजाम है वो एमसीडी कर रही है या नहीं कर रही है, उसमें दिल्ली सरकार का भी उसमें रोल है कि वो भी उसमें व्यवस्था करे। तो दिल्ली के लोग हैं, मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे जरूर बात होगी कि जो दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच में झगड़ा रहता है, और उस झगड़े के कारण दिल्ली वासी परेशान रहते हैं, वो मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों में जरूर उनके दिमाग में सवाल है। यासिर जी, अब ये बताएं, हम मूल मुद्दे की तरफ एक बार फिर से आपको खींच के लाता हूं। अगर कोई बीमार व्यक्ति है, मंत्री है, आरोपी है, अभी दोषी सिद्ध नहीं हुआ है, कोर्ट उसे इजाजत देती है अपना इलाज कराने की, तमाम तरह की थेरेपी की, तो इससे बीजेपी को क्या समस्या? अच्छा, एक बात बताइए, जो डॉक्टरी रिपोर्ट है कि उनको रीढ़ के अंदर प्रॉब्लम है, सत्येंद्र जैन को सर पे चंपी करा रहे, मान लीजिए, ये मैं एक बात कह रहा हूं, हम लोग बहुत राजनीति में भी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन आप तो झूठ पर झूठ। आप देखिए कि उनकी बीमारी से एक आदमी अगर बीमार है वो पेपर भी पढ़ रहा है, एक आदमी बीमार है उसको 4-5-7 लोगों ने घेर रखा है, सारी व्यवस्था है, तो इस पे सवाल तो उठेगा ना। आप अगर अपराध के
सिलसिले में जेल के अंदर हैं तो आपका ट्रीटमेंट वीआईपी, ये तो वीआईपी कल्चर को कभी इन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। इन्होंने हमेशा से कहा कि हम तो ये एक फाइल लेके घुमा करते थे। मुझे याद है रोशन जी वरिष्ठ पत्रकार, इन्हें भी मालूम होगा कि हम आएंगे तो शीला दीक्षित को जेल भेज देंगे, कांग्रेस की मुख्यमंत्री थी। वहीं से इनके झूठ की शुरुआत हुई और सबसे बड़ा झूठ तो इनका सबसे बड़ा झूठ है उसकी पराकाष्ठा जब इन्होंने अन्ना हजारे को धोखा दिया। अन्ना हजारे से जेल की सुविधाओं पे बात करते हैं। ये सवाल मैं नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली की जनता सवाल कर रही है, इनके पास जवाब नहीं है। ये मैं आने से पहले ओम प्रकाश जी, मैं एक वार्ड में 4 घंटे से पदयात्रा कर रहा था, एक पूरा का पूरा इलाका है दिल्ली का। वहां लोगों में भारतीय जनता पार्टी को लेके उत्साह है, लोग जगह जगह पे स्वागत कर रहे थे। अगर उनके अंदर जरा सा भी एमसीडी में किसी तरह के किसी काम को लेके कोई दुविधा होती तो वो स्वागत नहीं करते। हम मेरे साथ प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी थे, उनका स्वागत हर जगह लोग जो कॉमन लोग हैं वो कर रहे थे। जो काम हमने किया है उसके ऊपर वो हमें शाबाशी दे रहे थे, उसी काम के आधार पर हम लोग दोबारा जीत पा रहे हैं। रविंद्र जी आपसे बात शुरू करते हैं, काफी देर से आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बताएं जी बताएं। अब आप बिल्कुल हमारे विंडो में हैं, क्या आप कहना चाहेंगे कि जिस तरह से ये कह रहे हैं कि हमने एमसीडी में तो बड़ा काम कर दिया, ठीक है, और जो जहां तक सत्येंद्र जैन की बात है उसके बारे में भी कह रहे हैं कि उस पे जो फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन है, तमाम तरह के विशेषज्ञ हैं, वो भी इस बात को बिल्कुल नकार रहे हैं। देखिए, बीमार आदमी के ऊपर बहस करना, मजाक करना बड़ी साधारण सी बात है। ये जेल के अंदर जो भी हो रहा है वो कोर्ट के निर्देश के अनुसार हो रहा है। डॉक्टर को तो जो वीआईपी कल्चर या जो हम कह रहे हैं बड़ी तमाम तरह की सुविधाएं वहां पे मौजूद हैं, दृश्यों में भी देख रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एक बीमार व्यक्ति अगर अपना जेल के सेल में उपचार करा रहा है तो इसमें तमाशा नहीं बनाना चाहिए, ये बेकार की बातें हैं। आपको लगता है इसका नुकसान होगा आपको रविंदर जी? आपको लगता है अगर इस तरह की छवि सामने रखी गई है तो? घोड़े पे डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे क्या? डॉक्टर उपलब्ध नहीं कराए थे क्या कि जो आपको एक नाबालिग आरोपी से नाबालिग के बलात्कार के आरोपी से आपको बर्दाश्त करनी पड़ी? जेल का प्रशासन जिम्मेदार है ना, जेल के प्रशासन एक बीमार व्यक्ति को क्या बता दो वो रेपिस्ट है। सवाल कोचो जी से और जेल से बाहर कितना बीमार आदमी का मजाक बना रहे हैं। ठीक है, यासिर जी पूछना चाहते हैं। यासिर जी बोले। जितेंद्र जी, आपने बता दिया, इस देश का मजाक बना दिया। रविंदर जी एक सवाल और है, अगर मालिश करवा रहे हैं डॉक्टर के परामर्श के अनुसार, कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर इलाज करा रहे हैं, अपना मालिश करवा रहे हैं या फिजियोथेरेपी करा रहे हैं तो हम आपकी बात समझ गए। रविंद्र जी आपकी बात हम समझ गए। यासिर जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। यासिर जी आप क्या पूछना? रविंदर जी कल एक वीडियो और सामने आया है, उस पे कुछ आप अपनी टिप्पणी कर दें। मटियाला के विधायक हैं, मैं तो बहुत निंदा करता हूं, कड़ी निंदा करता हूं किसी भी हिंसा को लेके। आम आदमी पार्टी के ही लोगों ने कल किस तरीके से उनको सड़क पे दौड़ा के उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया है, इस पे आम आदमी पार्टी का जो भ्रष्टाचार का चरित्र है वो सामने आया। क्या कहेंगे इस पे आप? अगर पार्टी के लोग थे वो हमारे कार्यकर्ता नहीं थे। अब चलिए, ये है, ठीक है, ऊपर से नीचे तक झूठ गया। ऋतु जी ये बताएं, आप दोनों पार्टियों पे हमला कर रही हैं, क्या आपको लगता है बड़ी चुनौती आपके लिए क्या है, आम आदमी पार्टी या बीजेपी एमसीडी चुनावों में? कांग्रेस तो कोई है ही नहीं। अब ऋतु जी जवाब दे रही है कि हम किस प्रकार से इन भ्रष्टाचारियों से, इन अपराधियों से दिल्ली को बचाएं। हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती। ठीक है, आप सबसे बड़ी बाधा किसको मानते हैं, किस पार्टी को एमसीडी चुनाव? मैं सुन नहीं पाई, सॉरी। मैं ये पूछ रहा हूं कि आप एमसीडी में अपना बड़ी बाधा किस पार्टी को मान रहे हैं, बीजेपी को या आम आदमी पार्टी को? देखिए, इस सवाल का जवाब जो है वो जनता देगी। जनता दोनों ही पार्टियों, लेकिन कांग्रेस की रणनीति तो होगी। देखिए ओपीजी, भाजपा जो है वो मोस्ट करप्टेड डिपार्टमेंट एमसीडी को बना
और जनता जो चाह रही थी, जनता एक बदलाव चाह रही थी, लेकिन जनता ये बदलाव नहीं चाह रही थी कि आप जो है नाबालिग के आरोपियों से, उनके रेपिस्ट से मालिश कराएंगे। जनता ये नहीं चाह रही थी कि आप जो आपके मंत्री जो है जेलों में ठूसे जाएंगे। ठीक है। जनता ये नहीं चाह रही थी कि आप जो है महात्मा गांधी या महाराणा प्रताप के नाम पर, जनता ये नहीं चाह रही थी। देखिए, हम जानते हैं इसके पीछे की तमाम तरह की राजनीति है ऋतु जी। मैं सीधे सीधे ये जानना चाह रहा हूं, एमसीडी चुनावों के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से अपने आने वाले 7 दिसंबर के आंकड़ों को आप देख रही हैं? मतलब ये कि आपको लगता है ये मुद्दे उठ रहे हैं, अगर इन मुद्दों से आम आदमी पार्टी को नुकसान हो रहा है, क्या एमसीडी में 15 साल की इनकम्बेंसी का नुकसान होगा कांग्रेस को? क्या बुनियादी समस्याओं की बात ठीक करिए ना है रविंद्र जी, अगर आप लगातार बोलते रहेंगे तो हम कुछ नहीं सुन पाएंगे। लोग बहुत नाराज है आप पार्टी से। आप पार्टी को वो देखना नहीं चाहते। आप पार्टी हाय हाय, आप पार्टी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ठीक है रविंद्र जी, जब बेहतर होगा जब आप बारी आए, जब आपसे सवाल पूछा जाए या कुछ बोलना चाहते हैं तो आप हाथ खड़ा करें, तो उसके बाद हम उस तरह से बात को आगे बढ़ाएंगे। जी ऋतु जी, आप बात पूरी करें। ओपी जी, आप पार्टी के खिलाफ है दिल्ली की जनता, जो आज का माहौल मैं आपको बता रही हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के पास काम के ऊपर वोट मांगने का कुछ है नहीं। इनकी कोई भी जनसभा उठा लीजिए, इनका कोई भी नुक्कड़ मीटिंग उठा लीजिए, ये काम के नाम पर आज भी वोट नहीं मांग रहे। इन्होंने ये नहीं कहा कि हमने ये किया तो हमें वोट दे दीजिए। आज भी ये वोट मांगा जा रहा है कि हमें राम श्री राम के नाम पे वोट दे दीजिए, हमें श्री राम के नाम पे वोट दे दीजिए, हमें मंदिर के नाम पे वोट दे दीजिए, हमने दिल्ली में ये करा उसके नाम पे दंगे करा इसके नाम पे वोट दे। आज भी इनके पास कुछ नहीं है। ये जाके जनता को ये नहीं बोल सकते। अब जरा मैं जवाब ले लेता हूँ। पैसे खा लिए उसके नाम पे हमें वोट दे दीजिए, जनता इन्हें मार के भगाएगी। चलिए ऋतु जी, अब मैं जवाब ले लेता हूं। यासिर जी, ये बताएं, आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम एमसीडी चुनावों में कैंपेन करते दिखाई दे रहे हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री भी आपने उतार दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक मूल चरित्र आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व में प्रधानमंत्री तक आते हैं वो एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। और अगर वो मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वो पहले भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। तो हम सब, हमारा एक भारतीय जनता पार्टी ने हमें एक सिखाया है कि हम जिस दिन चुनाव हो जाता है उस दिन के दूसरे दिन से ही दूसरे चुनाव की तैयारी में हमारा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का लग जाता है। तो इसमें कहीं कोई मुख्यमंत्री आके प्रचार कर रहे हैं, नड्डा जी प्रचार कर रहे हैं, या आगे और भी बड़े नेता आएंगे वो प्रचार करेंगे, तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के। ऋतु जी, थोड़ा सा सुनने की धैर्य रखिए। आप तो बहुत डिबेट में रहती हैं साथ में, थोड़ा सा शुचिता मेंटेन करिए। आप भी मेंटेन करिए, आप मेंटेन करिए। आप मैं बता, देश के लिए काम करने के लिए उनको प्रधानमंत्री बनाया। अरे भाई साहब, आप तो भारत जो जुड़ा हुआ भारत है उसको आप जोड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। आप उसको तोड़ने का बार आपसे मैं क्या बात करूं? आप एमसीडी पे रहिए, आप एमसीडी पे रहिए। आपको एमसीडी में लोगों ने और दिल्ली में लोगों ने नकार दिया है। आपका रिप्रेजेंटेशन कहीं नहीं है। आपको अपने पहले संगठन को मजबूत करना होगा। हम जानते हैं कि देखिए, विपक्ष का रहना भी बहुत जरूरी है और हम विपक्ष का सम्मान करते हैं, लेकिन आप लोगों की इस तरह के बड़बोलेपन की वजह से आज कांग्रेस की ये दुर्दशा हो रही है, आज विलुप्त होने के कागार पे। हम नहीं चाहेंगे आप विलुप्त हो, लेकिन कांग्रेस खुद विलुप्त होने के कागार पे। कांग्रेसियों यासिर जी, अब हमारा समय लगभग खत्म हो रहा है। जी ऋतु जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। जी यासिर जी, मुझे ये बताएं, वही सवाल जो मैंने आपसे किया था, कॉन्फिडेंट कितने आप, ये बताएं, आपको लगता है कि 15 साल की उपलब्धियां ज्यादा भारी है, या जिस तरह से एक बदलाव की बात आम आदमी पार्टी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको डराता है? देखिए, हमने 2 एग्जाम्पल आपको दे दूं। जैसे गुजरात में एक लंबा 27 साल लोग कह रहे हैं, उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी का मामला खत्म हो जाता है। वैसे ही दिल्ली एमसीडी के लिए दिल्ली के दिलवालों ने अपने दिल में एमसीडी और भाजपा को बसाया हुआ है। एंटी इनकम्बेंसी का कोई मामला नहीं, उन्होंने बार देखा है, 15 साल से देख रहे हैं, काम देख रहे हैं। आप भी देखिएगा, मैं भी देखूंगा, मैं तो डिबेट में रहूंगा। आप पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे करने के लिए, मैं तो हर तरीके से मैं सामने आऊंगा। एक और बात कह दूं, इनके हताशा और निराशा का मैं एक उदाहरण और दे दूं। आज भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो चीफ इलेक्शन जो ऑफिसर हैं दिल्ली के,
विजय देव उनसे मुलाकात करके इतना हताश हो चुके हैं कि फेज 2 का एक इनका कैंडिडेट है जिसने आरडब्ल्यू के अध्यक्ष को जान से मारने की कोशिश करी है, वीडियो वायरल है, इतना हताश है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है ये करें क्या। तो ये कॉन्फिडेंट की जो बात आप कह रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीटें इस बार चौथी बार सरकार बनाने के साथ सरकार बनाएगी, 200 से ज्यादा सीटें जीत रही है। रोशन जी, अब इस तरह के मुद्दे, मैं ये मानता हूं कि जो एमसीडी के से जुड़े मुद्दे हैं वो निश्चित तौर पर बड़े मुद्दे हैं, लेकिन जब इस तरह के मुद्दे सामने आते हैं, जो कहीं से लीक वीडियो होता है, मसलन जिस तरह से पैसे के बदले टिकट का मसला है, अभी हम देख रहे हैं कि तिहाड़ जेल से जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जो तथ्य सामने आ रहे हैं, इस तरह के जो मुद्दे सामने आते हैं, कितना इस स्तर की पॉलिटिक्स, इस स्तर की राजनीति, जो स्थानीय निकायों की राजनीति है, एमसीडी की जो पूरी राजनीति है, उस पर असर डालती है क्या? देखिए, सामान्य तौर पर जो एमसीडी या जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं उनके लोकल मुद्दे होते हैं, बिजली के, पानी के, सफाई के, इस तरह के खड़ंजे बिछेगी नहीं, इस तरह के मुद्दे होते हैं। लेकिन ये जो 3 तो स्टिंग आए हैं और एक जो सुकेश का चिट्ठियां चली हैं, 4 चिट्ठियां आई है, तो वो जरूर मुद्दे बन गए हैं। इसलिए मुद्दे बन गए हैं कि एमसीडी के स्तर के मुद्दे बन गए, बिल्कुल मुद्दे बन गए, क्योंकि दिल्ली के जो दिल्ली वासी हैं उनको वोट डालना है और उनको लगता है कि एक पार्टी जो स्वच्छता के नाम पर आई, जो भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पे आई, उनके स्टिंग इसी तरह से आ रहे हैं। सुकेश रंजन तो उसके उदाहरण दे रहे हैं, उनके पूर्व तक पेश कर रहे हैं कि उन्होंने पैसे कहाँ दिए, किसको दिए हैं। और एक जो विधायक की कल पिटाई भी इसी मामले में कि जो पैसे, बिल्कुल उन्होंने जो कहा है, जो उन्होंने कहा है, ठीक है, उस बेस पे हम कहें तो ये जो चिट्ठियां आई हैं, ये जो स्टिंग आए हैं, वो दिल्ली वालों के दिमाग में जरूर हैं कि हम किसको वोट डालें। चलिए, हम जानते हैं कि जो रविंदर जी, आप ही से ये सवाल है, जनता दिल्ली की बड़ी समझदार है और हम जानते हैं किस तरह से वो विधानसभा चुनावों में वोट करती है, किस तरह से वो आम चुनावों में वोट करती है, हमने देखा है बिल्कुल स्पष्ट, और उसका लाभ भी आपको मिला है। ये बताएं, एमसीडी में के चुनाव के पहले इस तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं, मंत्रियों के जिस तरह से गंभीर आरोप लग रहे हैं, शराब घोटाले जैसे बातें सामने आ रही हैं, इसका नुकसान आपको लगता होगा? सर, ऐसा है, मैं कहना चाहता हूँ, बड़े इत्मीनान से मैं इस बात का जवाब देना चाहता हूँ कि इन मुद्दों का एमसीडी की सरकार से कोई लेने देना नहीं है। ठीक है, आपकी पार्टी की छवि से भी कोई लेना देना नहीं है, आपकी पार्टी की छवि से भी कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित ये मुद्दे हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि मुद्दे हैं। मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये रविंदर जी, आपकी पार्टी की छवि, आपके नेताओं की छवि पे असर इसका होगा कि नहीं होगा, और उसका असर एमसीडी पे होगा कि नहीं होगा? देखिए, जनता बड़ी समझदार है, जनता ये देख रही है, ये जो मुद्दे हैं ये कैसे प्रचारित किए जा रहे हैं, कैसे इनको निशाना बनाया जा रहा है, जो काम करने वाले लोग हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, जो कट्टर ईमानदार लोग हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, फेक न्यूज और फेक स्टिंग कराए जा रहे हैं। इन बातों में कोई दम नहीं है। आने वाली 7 तारीख को जनता पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। ठीक है, ऋतु जी, बिल्कुल। मैं बता दूंगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार स्टिंग आया था ना, बिंदु श्रीराम एक कैंडिडेट है, इनके पास बिंदु श्रीराम का जो स्टिंग आया है, चलिए, जिसने ये एक्सेप्ट किया है कि बिना पैसे के जो पीएससी है, जिसमें बड़े बड़े नाम है आम आदमी पार्टी के, वो पहले ही तय कर लेते हैं कि किनको कितने में टिकट बेचना है। ये कहाँ आपको 7 तारीख आप नहीं देंगे, 7 तारीख में गंभीर 7 तारीख में ये हमने नहीं लगाया है, ये बिंदु श्रीराम ने लगाया है। आपकी कार्यकर्ता है, बहुत करीबी नेता है, आपकी कार्यकर्ता और बहुत करीबी नेता है गोपाल राय की और अरविंद केजरीवाल की, उसने लगाया। और आपके एक पार्षद को पिछली बार, गीता रावत को रंगे हाथ सीबीआई ने अरेस्ट किया था। आप कैसी बात कर रहे हैं? आपके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। आरोपों का इस सिलसिले में चल ही रहा है, बची है आपकी राजनीति में। यासिर जी, अब चूंकि आप बोल रहे हैं, तमाम आरोपों को सामने रख रहे हैं, तो ये सवाल मैं आप ही से कर लूं, ये जो लगातार इस तरह के खुलासे हो रहे हैं, लगातार स्टिंग ऑपरेशंस आ रहे हैं और इस वक्त आ रहे हैं, क्यों ना ऐसा सोचा जाए कि इसमें एक पैटर्न है, इसमें कोई एक ऐसी चीज है जो आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि ये सुनियोजित तरीके से ये सारी चीजें हो रही हैं?
ओम प्रकाश जी, ये तो इसके मास्टर हैं जो इस तरह के स्टिंग के और रहे हैं। आज ये खुद अपने ही जो इन्होंने एक जाल बनाया था उसी जाल में फंस गए। इन्हीं के लोग इनकी स्टिंग कर रहे हैं, इन्हीं के लोगों ने जिनसे इन्होंने पैसे लेके टिकट देने की बात की थी। अच्छा ये बताइए, अखिलेश त्रिपाठी का रिश्तेदार पकड़ा गया, उसका पीए पकड़ा गया, उसमें कहीं कोई पार्टी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का क्या लेना देना है? आपका एमएलए, आपके एमएलए का रिश्तेदार, आपके एमएलए का कार्यकर्ता जिसने आपको पैसा दिया और रंगे हाथ पकड़ा गया, अखिलेश पति त्रिपाठी का रिश्तेदार पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? कोचर जी ये बताइए। अब पीए पकड़ा, हम कांग्रेस को भी ले आए इस डिबेट में। रविंद्र जी आप अपनी बात पूरी करें जल्दी से। अरे अखिलेश पति त्रिपाठी को क्या बोलेंगे आप? अखिलेश पति त्रिपाठी का पीए और रिश्तेदार, मैं कहना नहीं चाहता उसका साला और पीए जो गिरफ्तार हुआ है रंगे हाथ, उस पे क्या कहेंगे? जेल में है, जेल में है, ये भी किसी ने फंसा दिया क्या? कैसी कितनी आपकी राजनीति, आप कहाँ गिर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती है? आप कैसे हिम्मत करते हैं कि आप इस तरह की बातें बैठ के करते हैं? आपके अंदर क्या राजनीतिक शुद्धता है? क्या आपके अंदर नैतिकता बची? हम आगे बढ़ते हैं। ऋतु जी अब ये बताएं, आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमलावर हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर, और दोनों बड़े एक दूसरे को चैलेंज भी कर रहे हैं। आपको लगता है ऐसे में कांग्रेस की राह क्या आपको लगता है आसान हो जाएगी? कैसे आप इस पूरे संघर्ष को आप देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो एक दूसरे को बड़े स्तर पर चैलेंज कर रही है, कैसे देख रही है कांग्रेस इसको? देखिए ओपी जी, आज दिल्ली की जो जनता है, जो जनता ने भाजपा को भी आजमा लिया और आप पार्टी को भी आजमा लिया, और उन्हें वो जो जनता है ना वो सब देख रही है। जनता ये भी देख रही है कि किस प्रकार जो है एमसीडी में घोटाले हो रहे हैं। जनता ये भी देख रही है कि आप पार्टी अपने वादों पर खरी उतरी नहीं। आज जनता उस दिल्ली को याद करती है जो शीला दीक्षित जी ने बनाई थी, जो फ्लाईओवर्स का जाल बनाया था, जो दिल्ली को है वर्ल्ड क्लास सिटीज में जो डाल दिया था। आज जनता जो है उस दिल्ली को याद करती है। आज जनता कांग्रेस को याद कर रही है। आज जनता चाहती है कि वो दिल्ली वापस आए। आज घर घर में जो है आपको बोतल खरीदनी पड़ रही है 10-10 लीटर की, पानी के लिए पानी नहीं है। शीला जी के समय में ऐसा नहीं था। शीला जी के समय में हर चीज का बहुत ध्यान रखा गया, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो। लेकिन आज के समय में जो है ये दोनों पार्टियां केवल ये चोर खेल रही है आपस में कि कौन ज्यादा चुरा लेगा, कौन ज्यादा लूट लेगा, कौन ज्यादा भ्रष्टाचार कर लेगा। इनको दिल्ली की जनता से कोई लेना देना बहुत बढ़िया। रोशन जी, मैं ये सब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता से बेहद प्यार करती है। दिल्ली के दिलवालों में भारतीय जनता पार्टी बसती है, और आम आदमी पार्टी का तो ये मामला है कि बेशर्मी ने भी अरविंद केजरीवाल को गुरु बना लिया। ये है आम आदमी पार्टी। कांग्रेस को चर्चा नहीं करना चाहूंगा, कांग्रेस कहीं लड़ाई में नहीं। आप पहले अपने प्रदेश अध्यक्ष के गृह जिले की सीटों पे जीत हासिल करने की कोशिश करिए। वो अपने गृह जिले के सारी सीटें हार रहे हैं। कांग्रेस ये अब रोशन जी हम देख रहे हैं पूरी डिबेट और पूरा संघर्ष हम देख रहे हैं। मुझे ये समझाएं और हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि जब इस तरह की तिकोना मुकाबला, अगर हम तिकोना इसको कह सकते हैं। जी ऋतु जी अब समाप्त करें। सारी सीटें ऋतु जी हार रहे हो, ठीक है, चाहे आप कुछ भी करें। चलिए खैर इस समय भविष्यवाणी क्या करें? दिल्ली की जनता नहीं एक्सेप्ट करेगी आपको, आपके घोटाले को अब वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, आप बड़ी बड़ी बातें दिल्ली को कर लीजिए। चलिए रोशन जी मुझे ये समझाएं। जी यासिर जी बस हमारा समय लगभग खत्म हो रहा है। अब जरा हम इसको ऐसे समझ लें कि रोशन जी ये बताएं कि हम देख रहे हैं कि इस संघर्ष, क्या इस संघर्ष को हम एक तिकोना संघर्ष कह सकते हैं? देखिए कांग्रेस इस स्थिति में खड़ी है। देखिए अभी जो हम ट्रेंड देख रहे हैं, जब से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ है, तो आम आदमी पार्टी जहां जहां गई है उसने कांग्रेस का वोट काटा है। और ये भी ट्रेंड हमने देखा है हमेशा से कि जब जब तिकोना मुकाबला होता है वहाँ बीजेपी को जीत मिलती है। उसका कारण होता है कि दो पार्टियों में वोट बढ़ते हैं और बीजेपी का जो कैडर वोट है वो बीजेपी को मिलता है। तो इसलिए ये जो तिकोना मुकाबला है, मुझे लगता है कि कांग्रेस की स्थिति कहीं ना कहीं कमजोर हुई है शीला दीक्षित जी के जाने के बाद। रोक के एक बार बता दूं दर्शकों को, ये कल जो स्टिंग सामने आया है ये उसके ही फुटेज हैं जो बिंदु जी और पठानिया उनकी जो बातचीत हुई है, ये उससे जुड़ा ये पूरा है। और ये आप देख सकते हैं किस तरह की बातचीत हो रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी
हालांकि आम आदमी पार्टी इस तरह के तमाम स्टिंग्स को बता रही कि फर्जी स्टिंग है और एक पूर्व नियोजित तरीके से इसे अंजाम दिया गया। जी, इस तरह के फुटेज सामने है रोशन जी, इस तरह की चीजें सामने आ रही है, डीलिंग हो रही है, पैसों की बातें हो रही है, तमाम तरह के इस तरह के स्टिंग लगातार आ रहे हैं। हाँ, असल में ये दो डील की बात हुई है। एक डील जो पहला स्टिंग आया था उसमें था कि 99 लाख रुपए के टिकट का बात हुई थी, और जो दूसरा ये जो बिंदु जी वाला आया है, इसमें आया है कि 80 लाख रुपए की 110 टिकट बेचे गए हैं। ये बात जो स्टिंग में आया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये लोगों के दिमाग में जब वो वोट डालने जाएंगे तो जरूर उनके दिमाग में आएगा कि क्या हम जो टिकट बेच रहे हैं उनको वोट डालें, या जिन्होंने अपने कैडर को या अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है उनको वोट डालें। अब एक बड़ा सवाल यह है कि तमाम राजनीतिक दल राजनीतिक शुचिता, रणनैतिकता की बात करते हैं, और हम जानते हैं कि किस तरह की छवि तमाम राजनीतिक दलों की इस स्तर पे है। आपको लगता है कि जनता के लिए ये मैटर करता है, ये बात उनके लिए महत्वपूर्ण है कि वो देखे कौन पार्टी कितनी नैतिक पार्टी है? हाँ बिल्कुल, ये चुनाव ही नैतिकता और जो लोग हैं उनके बीच का मामला है कि जो लोग नैतिकता के बल पे भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव में आए थे वो किस किस तरह के स्टिंग में आ रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने कार्यकर्ताओं को उनकी ईमानदारी उनके काम के आधार पर टिकट बांट रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जनता के सामने जरूर ये मुद्दा होगा कि जिस व्यक्ति की जो निजी क्षमता क्या है, उसकी निजी प्रतिष्ठा क्या है, उसकी छवि क्या है, और पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल खत्म हो गया है। तो निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण सवाल और गंभीर सवाल उठे हैं, और जिस तरह की सूचनाएं, जानकारियां सामने आ रही हैं, और निश्चित तौर पर इसका सीधा जुड़ाव राजनीति से, एमसीडी चुनावों से है। देखना होगा जनता किस तरह की प्रतिक्रिया इस पे दे रही है, किस तरह से सोच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद यासिर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रितु चौधरी जी, रोशन गौर साहब और रविंदर कोचर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 5 की पंचायत में आज इतना ही। नमस्कार।